जय हिंद, मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। इलेक्शन का माहौल है, काफ़ी समय से इस देश में इलेक्शन चल रहे हैं और एक स्टेट पर मेरी गहरी नज़र है, मेरा बहुत ही प्रिय स्टेट है और वो है स्टेट ऑफ आजकल यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वैसे मेरा लगाव स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ रहा है और वहाँ पे क्या चल रहा है, उधर के क्या इलेक्शन की क्या कहानी है, वो जानने के लिए एक यंग पर्सनैलिटी हैं, अनिका नज़ीर साहिबा, उनसे मैं बात करूँगा। वेलकम अनिका टू द शो Thank you so much for inviting me, sir. and thank you for giving your valuable time. Thank you very much. So let's begin and I start with a question from Anika, जो खुद अभी वोटिंग करके आई हैं। उनकी तबीयत भी थोड़ी सी बीच में नासाज रही, अदरवाइज 2-3 दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया होता। Wishing her a speedy recovery and with that I ask Anika कि कश्मीर में अब प्रो इंडिया लहर चल रही है। I think प्रो इंडिया लहर चलनी नहीं चाहिए लॉजिकली किसी भी स्टेट में. इट शुड बी विद इन अस. बट व्हेन इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ की चीजें काफी टाइम तक अलग रही हैं. तो वो जो सेंसिटिवनेस है किसी पर्टिकुलर चीज की तरह, मैं ये कह सकती हूँ कि वो जाग गई है. वो जो इक़्तिदार की बेदारी है या अपने राइट्स की बेदारी है, वो तक उस तक को हम एक्सेप्ट नहीं करते थे एक टाइम पे, लेकिन आई थिंक वो कंप्लीटली शायद चेंज हो गया है. और लोग इस बात को समझ चुके हैं कि वायलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग. अगर किसी चीज का कुछ भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो कानून से ही निकाल सकते हैं, या अपने हकूक को अपनी आवाज से या अपने कलम से जाहिर करके जो है उसका कोई हल निकाल सकते हैं. बाकी वॉयलेंस जो है उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, या हमारे जो जनरेशन्स है या पिछली जनरेशन्स है या आगे आने वाली नई जनरेशन्स है, हम उस चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अब आगे की तरफ, जो हमारी नस्लों को तबाह करे या जो हमारे बाकी काम है उन पर लो रोक लगाए. तो मैं ये कहूँगी कि जो वो बेदारी है, वो इक़्तिदार की बेदारी, अपने क संविधान को समझना, अपने देश को समझना, अपनी देश की सभ्यता को समझना, उसकी बेदारी हुई है. प्रो इंडियन इंसान तब बनता है जब अपने समाज की या अपने देश की हर एक उस चीज़ से प्यार करता है, जो इस देश को महत्व बना देता है और इस देश को देश बनाता है और सबसे अलग दिखाता है पूरी दुनिया में. की तरफ जब हम जागरूक होते हैं, उस संविधान की तरफ जागरूक होते हैं, उन राइट्स की तरफ जागरूक होते हैं, तो मुझे लगता है वो सही मायनों में एक प्रो इंडियन लहर होती है. जी, इनफैक्ट ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि एक मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, श्रीनगर के रहने वाले हैं, उनसे मैं व्हाट्सएप पे चैट कर रहा था तो उन्होंने ये मैसेज लिख के भेजा था। उन्होंने बेसिकली अंग्रेजी में उन्होंने लिखा था कि कश्मीर इज अ टॉय which everybody wants to play with. But the ground fact is that Kashmiris have manipulated both India and Pakistan and China too. Sometimes you get a wave of pro-India and sometimes wave of independence. Sometimes wave of Kashmir बनेगा पाकिस्तान एंड वगैरह वगैरह ऐसे लिखते थे। तो ये उन्होंने अपना एक मजाकिया अंदाज में एक ख्याल रखा। तो मुझे इसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मेरे को ग्राउंड पे जो यंग जनरेशन है उससे बात करनी चाहिए और उससे ये पता लगाना चाहिए कि वो कैसे सोचते हैं। और आपने बिल्कुल बखूबी बहुत खूबसूरती से ये बयान किया कि अ, अपने राइट्स को समझना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझना, कलम के ज़ोर से बदलाव लाना, ना कि वायलेंस से। वायलेंस से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इनफैक्ट आप तो ख़ैर वहाँ के रहने वाले हैं। मैंने वहाँ पे वायलेंस एक बहुत ही अलग किस्म का देखा है और उससे बहुत लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो तबाह होते देखी हैं, बर्बाद होते देखी हैं। और वहीं जो लोग इन्फ्लुएंशियल थे वो उनके बच्चे विदेशों में पढ़े हैं, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर में पढ़े हैं और वो
उनका एक अलग ही वो है। तो गेटिंग बैक टू इलेक्शंस, तो इलेक्शंस के अंदर हमने देखा कि एक तरफ अल्ताफ बुखारी साहब भी हैं, उनकी पार्टी भी है, जिनका बयानिया ये है कि हमारा फ्यूचर इंडिया के साथ है, हमारी खुशहाली और ये इंडिया के साथ है बेसिकली। और दूसरी तरफ इंजीनियर रशीद हैं, जो सैयद शाह गिलानी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को पकड़ना चाहते हैं, और उनके अंदर अभी भी एक उस तरीके की भावना, ऐसा लगता है, आई डोंट नो कि ऐसा है कि नहीं है। तो एक वो है, दूसरी तरफ आपकी ओल्ड ग्रैंड ओल्ड कश्मीरी पार्टीज हैं, वेदर इट इज अब्दुल्लाज और इट इज महबूबाज मुफ्ती, सॉरी। सो वो भी एक वो है। तो ये जितने सारे लोग हैं, ये क्या डायनेमिक्स बनाते हैं। इनफैक्ट आई फॉरगॉट सज्जाद लोन, एक वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कश्मीर वैली के अंदर, और वो तो आपके इलाके से भी आते हैं। तो आप ये कैसे डिस्क्राइब करेंगे सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, as a neutral person, if I may ask? If I go back to my first answer, what I said there is वो जो राइट्स की बेदारी और इक़्तिदार की बेदारी अब आम कश्मीरियों में हुई है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इनमें सबसे पहले हुई है। तो अब जाग रहे हैं, ये पहले से ही जागे हुए थे। दे नो कि उनके पास जब इक़्तिदार है और उनके पास पावर है, दे कैन डू एनीथिंग। और रंगमंच के मोहरे हम बन जाते थे। को पता था खेल कैसे खेलना है डे 1 से। और आज की मैं बात करूँ, चाहे कोई कुछ भी बात करे, कोई बीजेपी के साथ गठजोड़ करे, कोई कांग्रेस के साथ गठजोड़ करे, कोई ये कहे कि किसी का ये लगता है कि वो अभी भी शायद सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को आगे लेकर जाएँगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि इन सब में एक जो कॉमन चीज़ है, जो इनको अलाइन करती है एक-दूसरे के साथ, वो है इक़्तिदार। वो है पावर हंगर, वो है हमारे इस पूरे जे-एंड-के में बने रहना एज़ अ लीडर, बने रहना एट दैट पोज़ीशन जो आपको पावर देती है, जो आपको फैसले लेने की पोज़ीशन देती है। तो ये सब उसी रेस में है, और उसी रेस में ये अपने-अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम लोगों को किस तरीके से उनके दिल में एक वो अपनी मोहब्बत का एक बीज बो दे कि हम सबसे ज़्यादा बेहतर है, ये उस रेस में लगे हैं। अदरवाइज़ देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि उनमें से कोई चाहता है उनमें से आई थिंक देयर आर मोर इंडियंस देन मी एंड यू। तो ये चीज़ वो शायद लोगों को नहीं बिल्कुल बताएँगे, सही बोला बट जी। अ, डीप इनसाइड वी कश्मीरीज़ आल्सो नो कि उनकी बेसिक स्ट्रैटेजी क्या है। जैसे आपने कहा कि जो अ, है जी, जी, जैसे प्लीज़ गो आपने अहेड। कहा कि आपकी जो फ्रेंड है उन्होंने कहा कि कश्मीरी में आप कभी बेसिकली कश्मीरियों को समझ आ गया है कि कहाँ क्या प्ले करना है अब, तो उन्हें ये सब चीज़ें पता है। अब बेसिक चीज़ें जो है पैरेलली और बैलेंस के साथ चल रही है। अगर उनके सामने कोई भी लीडर आता है तो उन्हें पता है बेसिकली है क्या वहाँ पे और हमें कैसे रिएक्ट करना है इसकी तरफ। अच्छा, मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ इलेक्शंस में देखी, मैं पहली बार मैंने वोट किया है ज़िंदगी में। एंड आई गॉट वेरी टू नो नाइस। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर कि जिन्होंने एनसी को वोट करना था, उन्होंने एनसी के एजेंट्स को तो बताया है कि हम लोग आपको या आपके साथ या आप होंगे, बट पोलिंग बूथ के अंदर जाकर उन्होंने किसी और को वोट किया है। जी, जी, जैसे जी। सेम गोज़ विद पीडीपी, जिन्होंने पीडीपी को बोला है हम आपको वोट करो, उन्होंने किसी और को किया है। जिन्होंने पीसी को बोला आपको वोट करेंगे, उन्होंने किसी और को वोट किया। सो वो जो रिजल्ट्स है, आई एम स्टिल नॉट एबल टू फिगर आउट कि क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं इलेक्शंस में। ऐसे हम एग्जिट पोल्स का तो ओवरऑल खुद से बता देते कि है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का शायद ये आएगा, इस उस कॉन बट इट इज नॉट लाइक दैट। देयर इज सो मच मोर अबाउट इट कि बेसिक पीछे जो इसकी एक अलाइनमेंट चली है, इलेक्शंस जो हुए रिसेंटली उनमें जो वोटिंग हुए वो बहुत ही अलग तरीके से हुई है। और जो एक्स्ट्रा पीपल निकले हैं अब, मतलब जिस तरीके से वो रेंज हाई हुआ है अचानक से, उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिटरली चप्पलें गिर गई हैं। बिकॉज़ पहले उनको पता था कि दिस इज़ द टारगेट एरिया, ये वाले एरिया के लोग जो है वोटिंग करते हैं। दे आर गोइंग टू वोट फॉर अस और ईदर समवन एल्स। बट अब क्या है कि हर एरिया के से लोग निकल रहे हैं, तो वो कहाँ-कहाँ जाएँगे? तो उनको इस बार वो जो मेहनत 1 गुना करते हैं उसको
10 टाइम्स ज़्यादा करना पड़ा। उनको कैंपेनिंग के लिए यहाँ भी जाना, उनको कैंपेनिंग के लिए वहाँ भी जाना, उसको उस गाँव में भी जाना, इस गाँव में, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 10-12 गाँव है, वो 3 गाँव में पहले जाते थे, पता था कि यही वाले लोग जो है वोट करेंगे। अब 12 के 12 गाँव में जाना, क्योंकि 12 के 12 गाँव जो है वो वोट करने वाले हैं। तो वो भी एक एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये सामने एक आया है कि वो है, इनफैक्ट ये जो आपने बताया, ये आपने तो श्रीनगर कश्मीर की बात बताई, तो ये ऑल ओवर इंडिया प्रेवलेंट है कि एजेंट्स के पास जाते हैं अपनी वो वोटर स्लिप वगैरह, और वो मतलब, लेकिन वहां पे जहां पे जब वोटिंग पे जाते हैं तो वहां पे वो किसी को भी वोट देते हैं। उसका कारण है कि सी उन लोगों को, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सीक्रेट बैलेट। आप को वहां पे रहना है, मोहल्ले में रहना है, आपने उस इलाके में रहना है, तो अगर वहां पे अक्सरियत एक किसी सोच की है और आप उस सोच के अलग बरक्स खड़े हैं, तो आप चाहेंगे कि यार मैं किसी को डिस्टर्ब ना करूं, मैं अपना चुपचाप से वो करके निकल जाऊं। इनफैक्ट मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर साहब हैं, अ, इनका काफी वीडियोस देखने को मिले वहां पर हंडवारा में, और ये कह रहे हैं कि मतलब न्यूज के हवाले से कि इन्होंने सज्जाद लोन को पसीना छुड़वा दिया है, पूरे डायनेमिक्स चेंज करवा दिए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट रही आपके इलाके में। बिल्कुल, पहले लगा नहीं था, पहले ऐसा लगा था जब इनका नॉमिनेशन आया नहीं था, पता नहीं था, तो एवरीवन वाज़ लाइक इट इज़ बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इट इज़ बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो जब ये मैदान में आए तो फिर मुझे जैसा लगा अपने हिसाब से, मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों ने कैसे इसको विजुअलाइज़ किया होगा या एनालाइज़ किया होगा डेटा को। मुझे लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब कहीं न कहीं फिर शैडो हो गई और ये बिटवीन ये रह गया पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इंजीनियर साहब के बीच में। बट वो जो दूसरा फैक्टर है कि लोगों ने बताया कुछ और हम इनके साथ है, वोट किसी और को किया, वो इस डायनामिक्स को चेंज कर सकता है और रिजल्ट्स कुछ भी आ सकते हैं। बट जी, उनके वीडियोज़ मुझे नहीं पता, वो जो वीडियोज़ सामने आ रहे हैं इंजीनियर साहब के खुद के वीडियोज़ जो सामने आ रहे हैं, वो पुराने वीडियोज़ हैं। बट लोगों ने काफ़ी आई थिंक बहुत उनको भी बहुत सपोर्ट किया। उनके जो बेटे हैं एज़ अ कैंपेन उन्होंने स्टार्ट किया अपने फादर के लिए एज़ अ सन। उन्होंने कोई पार्टी मेंबर अपनी कैंपेन नहीं चलाई, उन्होंने एक बेटे की वजह से कैंपेन चलाया। इनफैक्ट उनसे जब पूछा भी गया तो आगे आप क्या डिसीजन लेंगे अपनी पॉलिटिकल पार्टी में, तो उन्होंने क्लियरली ये स्टेट किया वो पार्टी के बाकी जो सरबराह है वो ले सकते हैं, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, मैं एक बेटे की हैसियत से इस कैंपेन को आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है वो तिहाड़ जेल में हैं। और मुझे लगता है शायद वही फैक्टर जो है लोगों को टच किया कि ही इज़ स्टिल इन तिहाड़ जेल जबकि सारे पॉलिटिशियंस विद इन नो टाइम बाहर आ गए थे तो इंजीनियर साहब अभी भी जेल में हैं। आई थिंक वो उस वजह से शायद लोग उनसे कनेक्ट कर पाए और शायद इस वजह से भी कि उनमें अभी भी वो कश्मीरी पना इन द सेंस कि वो कॉमन लगते हैं लोगों को। जैसे मैं कॉमन कश्मीरी हूँ, तो मुझे जब उनको सुनूँगी या उनके बेटे को भी जब हमने सुना तो ऐसा लगा कि कोई आम नौजवान बात कर रहा है। जैसे बाकी पॉलिटिशियंस जो वो हमारे जाइंट एक कनेक्ट था, पॉलिटिशियंस एक हैं, कनेक्ट था। जैसे आपने आम कश्मीरी की बात करी, जाइंट तो पॉलिटिशियंस हैं, कि जी, जब बच्चे बात करते हैं तो हम कहीं से उनके साथ रिलेट ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा सीन जैसे नहीं लगता कि मैं एयर जैसे ड्रॉप। महबूबा मुफ्ती की जो बेटी हैं, क्या नाम है उनका, अ, अ, इल्तिजा है, क्या नाम है हाँ, महबूबा की हुँ, बेटी का नाम? तो उनसे जब बात करती हैं या वो कुछ, तो वो बिल्कुल किसी भी एंगल से उनमें कश्मीरी टच हम ही कोई नहीं नजर आता, तो आपको तो कहाँ से नजर आएगा? तो यही चीज हम डेफिनिटली। फारूक अब्दुल्ला में भी देखते हैं। वो भी बहुत ही डेफिनिटली। एंग्लिसाइज्ड और अंग्रेज ज्यादा लगते हैं, और कॉमन मैन कम लगते हैं। तो ये तो बट फैक्टर। फारूक जो उमर अब्दुल्ला है फिर भी उन्होंने अब उनके पास एक बड़ा अब पॉलिटिकल करियर है, करियर इन द सेंस एक स्टोरी है पॉलिटिकल उस करियर की कि इतना टाइम उन्होंने पॉलिटिक्स में गुजारा है।
एंड कहीं न कहीं उन्होंने अपनी भी एक छाप तो छोड़ी है अब सोसाइटी में, दैट इज़ सिस्टमैटिकली जैसे अपीयर किया जाता है पॉलिटिशियंस के बच्चों को हमारे सामने बार-बार उनको मीडिया पे दिखाया जाता है, बार-बार उनको मतलब एक सिस्टमैटिक कोशिश जो होती है, एक फेस को इंड्यूस करने की लोगों के ज़हनों में कि ये आपका लीडर है, ये आपका लीडर है और कहीं न कहीं हम उसमें उलझ भी जाते हैं। जैसे हमारी पास्ट जनरेशंस उमर अब्दुल्ला अगर जो आज की जनरेशन है वो बहुत ही टफ है और बहुत ही क्रिटिकल है। बहुत क्रिटिसिज़्म देती है वो अपना सामने रखती हैं। हमारी पास्ट जनरेशन ऐसा नहीं करती थी, तो शायद अगर हमारी पास्ट जनरेशन ऐसा करती, बहुत क्रिटिसिज़्म उमर अब्दुल्ला साहब को भी देखना पड़ता। जैसे उनके बच्चे जब आते हैं तो ओवरऑल जो हम उम्र लोग हैं, हम बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं उन लोगों को। हमें वो किसी एंगल से कश्मीरी नहीं लगते, हमें नहीं लगता कि वो हमसे सिमिलर उनमें कोई सिमिलैरिटी है हमारी तरह। क्योंकि पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी में यही फ़र्क है कि आपका लीडर जो है आपको लगता है वो आपके जैसा है, आपकी बात करेगा। तो जब आप में सिमिलैरिटी ही नहीं है, व्हाई वुड वी एक्सेप्ट यू एज़ अ लीडर? तो दिस इज़ व्हाट बिल्कुल, हैपेंस। बिल्कुल। अबरार में हमें ऐसा नहीं लगा, अबरार से लोगों ने एक्चुअली कनेक्ट इसी वजह से किया कि वो जब बात करता है तो सीधे लगता है कि आम कश्मीरी के साथ बात कर रहा है। शायद वो कनेक्ट लोगों को जो है बड़ा पसंद आया और लोग खुद से घरों से बाहर निकल के उनके साथ उनकी कैंपेन में जुड़ गए। जबकि कैंपेन जी, करने के लिए भी बहुत पैसा लगता है। तो हमें समझ आ गया है कॉमन कश्मीरीज़ जब जी। अ, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन करती है तो दे स्पिल मनी लाइक एनीथिंग। तो वो कितना हाँ, पैसा पैसा उस पे तो बहुत उड़ाती है, लगता है, ऐसा पैसा इंसिडेंट तो आपके इसमें नहीं देखने को मिला। एक मैं पढ़ रहा था कि ये सवाल बहुत लगाए जा रहे हैं, जैसे सज्जाद लोन साहब को बोला जा रहा है कि ये बीजेपी के प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं और अल्ताफ बुखारी को बोला जा रहा है कि ये आरएसएस के बंदे हैं। इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? मुझे तो ये सभी बीजेपी और आरएसएस के प्रॉक्सीज़ ही लगते हैं। इट डज़न्ट मेक एनी सेंस टू मी। इट डज़न्ट मेक एनी सेंस टू मी मतलब आप देखिएगा 1-2 साल बाद या 4 साल, 5 साल बाद आप देखेंगे उमर अब्दुल्ला कहीं बीजेपी के किसी सीनियर लीडर के बगल में ही खड़े होंगे। या आप देखेंगे मुफ्तीज़ जो है वो किसी बीजेपी के सीनियर या कांग्रेस के सीनियर लीडर के बगल में ही खड़े होंगे। इन्हें जाना तो कहीं है नहीं, रहना तो इंडिया में ही है। दोनों ही अगर बीजेपी और कांग्रेस को देखें बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो ये आपको उन्हीं के अगल-बगल में ही खड़े मिलेंगे। तो इट डज़न्ट मेक एनी सेंस टू मी कि कौन किसकी प्रॉक्सी है। दे आर गोइंग टू बी प्रॉक्सीज़ एनीवे, टुडे, टुमारो और कभी भी फ्यूचर में ये प्रॉक्सीज़ बनेंगे। बीजेपी की प्रॉक्सी तो पहले पीडीपी थी। क्लियरली महबूबा जी ने कहा था कि मोदी जी जो है हमारे मसलों का हल निकालेंगे। अब निकाला उन्होंने हल तो भुगतो अब। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। इसमें आप बट हमें अच्छा लगता है देख कर के जो हथकंडे ये कश्मीरियों पे अपनाते थे, आज जब उन्हीं पे अपनाए गए तो एक सुकून तो मिलता है कि इन्हें समझ में आ गया कि कश्मीरी जो है आम कश्मीरी उसमें ताकत है, एक आम इंसान में बहुत ताकत है। अगर वो चाहे तो आपकी सरकार बना सकता है और आपको बिगाड़ भी सकता है। तो बेसिकली आपके इस आर्गुमेंट से ये समझ में आता है कि जो पावर ऑफ वोट है, जो पावर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो वो लोगों को समझ में आई। यहाँ पर एक पॉइंट बोलना बहुत ज़रूरी है कि ये पावर ऑफ डेमोक्रेसी को तार-तार किया था 1987 में और उसके चलते कितनी जनरेशन को कश्मीर के अंदर उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा लेसन था टू ऑल दोज़ पीपल जिन लोगों ने कश्मीर को बेचा अपने परिवार के लिए, अपने मफाद के लिए और हज़ारों लोगों ने अपनी जानें गँवाई इस पूरे पीरियड में, काल में। अब बात जब ये हो रही है इलेक्शंस की, डेमोक्रेसी की, वोटिंग की अ, बहुत ही रिकॉर्ड टर्नआउट रहे पूरी वैली के अंदर एंड दैट इज़ वेरी एनकरेजिंग। अब मेरे को एज़ ए कश्मीरी आप ये बताइए कि जब आप लोग वीडियो देखते हैं अदर साइड ऑफ कश्मीर, जिनको वो लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम लोग पीओके कहते हैं। वहाँ पर पीछे बहुत एहतजाज हुआ, वहाँ पे इंडिया के झंडे भी लहराए गए और ये सब हुआ। तो कहीं न कहीं आप पावर ऑफ इंटरनेट
को भी आप क्रेडिट देंगी कि वो इंफॉर्मेशन को अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से आवाम के सामने लेके आता है और उससे भी लोगों के जहन में, शऊर में फर्क पड़ा है? बिल्कुल, ये बात तो सही है कि वो जो प्रोज ऑफ इंटरनेट है वो सामने आए हैं, उन्होंने हेल्प आउट किया है बहुत सारे कश्मीरियों को जो यहाँ इंडिया में रहते हैं, जो इंडिया का हिस्सा है। अ, मुझे लगता है उन तक ये बात क्लियरली पहुंच गई है कि उस साइड के कश्मीर में जो ऐसा कुछ नहीं है, जो पर्दा एक लगाया जाता था और कहा जाता था कि उस तरफ जुड़ के हमें कोई ताज और तख्त मिलने वाले हैं। एज़ सच देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। और वो जो बूस्ट है इंटरनेट का, वो लोगों के ज़हनों में आ चुका है कि उस साइड भी हालात जो है बहुत नाज़ुक है। लेकिन उस साइड के कश्मीर के जो लोग हैं, दे आर स्टिल कश्मीरीज़ एंड वी फील फॉर देम। मुझे लगता है हमने अगर वॉयलेंस छोड़ा, हमने कहा कि वॉयलेंस से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि उन पर कोई तशद्दुद जो है बरसे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में रहने के बाद इट इज़ वेरी हार्ड टू क्रेव फॉर अ पीसफुल लाइफ। और जब पीसफुल लाइफ आपके सामने आ भी जाती है ना, आप बहुत अरसे तक उस पर बिलीव नहीं करते। आज भी बहुत ऐसे कश्मीरी हैं और जिन्हें लगता है ये जो शांत माहौल है, ये शांत नहीं है, ये शायद कल फिर से बदलेगा और यहाँ फिर से वही पथराव शुरू होगा। क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ें न्यू नॉर्मल चलती हैं, हमारे लिए न्यू नॉर्मल होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस साइड के जो कश्मीरी हैं, वो सिस्टमैटिक प्रोटेस्ट करें। वो सिस्टमैटिकली इस तरीके के प्रोटेस्ट करें कि उनकी जो आवाज़ है पूरी दुनिया में गूंजे और पाकिस्तान को ये क्लियर मैसेज मिले कि ये कश्मीरी हमसे बिलॉन्ग नहीं करते हैं। इनका इनका वजूद वहाँ है। लॉजिकली और लीगली वो इंडियंस है, अगर हम देखें तो। बेसिकली तो मुझे लगता यहाँ है पे उन क्योंकि कश्मीरियों को अपनी आवाज़ को इस तरीके से, ताकि उनकी जानें भी महफूज़ रहें और उनकी बात भी जो है पूरी दुनिया तक पहुँचे। अनिका, मैं यहाँ पे ये पॉइंट जरूर मैं देना चाहूंगा कि एक तो पाकिस्तानी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहा है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, एफिनिटी को क्लेम करना और इलाके को क्लेम करना, और ऑब्वियसली इंडिया का लीगल स्टैंड है, उनका एक अलग स्टैंड है। और इस चक्कर में हजारों हजारों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग मारे गए हैं, घर तबाह हुए हैं, प्रॉपर्टीज बर्बाद हुई हैं। और ये चीजें जिन जिन सोसाइटीज ने छोड़ी हैं, वहाँ बरकत है, वहाँ पे प्रोग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक जमाना था 1971 से पहले, जब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो ईस्ट हुँ, पाकिस्तान और चाइना की मदद से उधर उन इलाकों में बहुत अफरा तफरी मचाई इन लोगों ने, और वहां भी बहुत भयानक हिसाब किताब रहा, तबाही रही। लेकिन जब उन्होंने ये रास्ता छोड़ दिया और मेन स्ट्रीम हो गए, तो अभी वहां भी प्रोग्रेस है। उनके बच्चे भी आप देखेंगे कि दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, यहाँ पर एजुकेशन भी ले रहे हैं, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। एंड सिमिलरली मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर वैली से आज आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स बन रहे हैं, बैंकिंग में जा रहे हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं। एक पढ़ने का शौक है वहां पर, और कश्मीरीज वैसे भी पढ़ाई लिखाई की तरफ उनका एक रुझान शुरू से रहा है। तो ये सारी चीजें देख के बड़ा अच्छा लगता है कि अ, अ, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और इसके ऊपर अगर फेथ और आ जाए लोगों को, क्योंकि 1987 की यादें बड़ी बुरी हैं जहन में लोगों के, अभी भी हैं। जो आप कह रही हैं कि अभी भी कई लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से वो हालात हो जाए, तो ये नेचुरल बात है, बिकॉज इतना खतरनाक बैकग्राउंड रहा है, तो थोड़ा सा डर तो रहता ही है। बट आई एम श्योर कश्मीरीज हैव गिवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज to the whole world, to Pakistanis and to rest of the country, that how wise and dedicated, uh, peace loving people are these। और ये एक बहुत शानदार मैसेज इन इलेक्शन से गया है। कोई भी कैंडिडेट जीते, कोई भी किसी भी तरीके की जो अपने मुंह से बात करिए, बात करने में कोई इशू नहीं है। तो
आप अपना पॉइंट रखिए, पॉइंट दैट आपको अच्छा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट इट्स एन आर्गुमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये सारी चीजें देख के मेरे ख्याल से एज अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद जम्मू एंड कश्मीर फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब जब मैं दिल्ली से बैठ के इसको देखता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वहां पर थिंग्स आर इम्प्रूविंग, धीरे धीरे ही सही, बट मेरे को अच्छा लगता है। और मेरे को ये अच्छा और लगता है कि आप जैसे यंगस्टर्स अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, दैट इज रियली रियली वेरी एनकरेजिंग। तो कोई आपका फाइनल वर्ड बिफोर वी क्लोज आवर प्रोग्राम? आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब 4 जून को, 4 जून वो पता चलेगा बट जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनी क्या होगी हमारी पूरी कंट्री के और जे के लिए, कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो हम कश्मीरियों ने मिलकर चुने हैं और जो संसद में जाकर अपनी बात रखेंगे और किस तरीके की चीजें वो वहां डिस्कस करेंगे। फिलहाल कश्मीरी नौजवान उसकी तरफ देख रहा है। हम सबके सामने है और मैं ये कहूँगी कि चाहे पूरे देश में जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है एक चीज़ जो हमें हमारे दिमाग से निकालनी चाहिए, या पेरेंट्स अगर कहीं देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप बच्चों को भी थोड़ी जो आपके अडल्टहुड में आ गए हैं बच्चे, उनकी एजुकेशन में उनको पुश ना करें, उन्हें उस बैकग्राउंड तक लेकर जाएँ, उस चीज़ तक लेकर जाएँ जहाँ उनका रुझान है, क्योंकि स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है हमारे देश को आगे आने वाले समय में। और अगर आपका बच्चा अपने ही फ़ील्ड में रहेगा, जिस फ़ील्ड में वो प्रॉपरली एक्सेल कर सकता है, वेयर ही और शी इज़ वेरी गुड, तो मुझे लगता है आपको उन्हें वहाँ की तरफ पुश करना चाहिए। और अलग-अलग फ़ील्ड्स में मुझे लगता है हम ऐसा हो जाता है हमारे देश में बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो मेंटल इश्यूज़ से परेशान हैं, डिप्रेशन से परेशान हैं। शायद इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं हम उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और हमें वो डायलॉग जो है घर-घर तक पहुँचाना चाहिए। चाहे वो हमारे समाज से जुड़ा कोई सवाल हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, या हमारी ज़ाती ज़िंदगी से। हमें एक थॉटफुल डायलॉग, इनसाइटफुल डिस्कशंस को अपने घरों तक लाना चाहिए, ताकि एक वो जो ब्लॉक ऑफ पैसेज हो जाता है हमारे कम्युनिकेशन में, वो खत्म हो जाए और हम बहुत टॉलरेंट सिटिज़न्स बने इस देश के, ताकि इस देश को हम कंट्रीब्यूट कर सकें। एक खुला दिमाग ही अपने देश को कंट्रीब्यूट कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप बाइस्ड हैं किसी चीज़ की तरफ, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की तरफ, और आप उस कोकून से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, आप दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता आप खुद के लिए भी नुकसानदेह हैं और बाकियों के भी लिए भी। मेरी यही मैसेज है कि हम उन थॉटफुल और इनसाइटफुल डिस्कशंस को प्रमोट करेंगे अपनी सोसाइटी में, और एक-दूसरे को ये मौका देंगे वो अपनी बात रख सकें। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार मैसेज है, एंड दिस मैसेज कम्स फ्रॉम a young lady from Kashmir. Thanks a ton, Anika. Thanks for joining this program, and I think it will give a good message to the viewers. Thank you very much. Thank you so much.